जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयासरत होंगे। तो इस चैनल के माध्यम से हम यहाँ वर्ड हिस्ट्री कर रहे हैं। वर्ड हिस्ट्री में जो हमारा पहला जो टॉपिक चला था वो है पुनर्जागरण। ठीक है, तो पुनर्जागरण में हमने आज जो हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण का जो प्रभाव पड़ा विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी जैसे खोजें हुई, धारणाएं बदली लोगों की। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं खगोल विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, तो सर्वाधिक जो पुनर्जागरण का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था वो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में पड़ा था। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? खगोल विज्ञान। विज्ञान में भी खगोल विज्ञान के क्षेत्र में पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोल्मी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, टोल्मी ने जियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया था। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? जियोसेंट्रिक। ठीक है, तो उनके अनुसार क्या था कि पृथ्वी एक जगह पे है और सूरज और बाकी सब ग्रह जो है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो टोल्मी ने ये सिद्धांत दिया। उसके बाद आए कोपरनिकस। ठीक है, इन्होंने हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया। इनके अनुसार जो पृथ्वी है वो केंद्र में नहीं है, सूर्य है वो केंद्र में है, उसके चारों तरफ पृथ्वी भी चक्कर लगाती है। ठीक है, तो इनके इन्होंने जो ये मत दिया, ठीक है, ब्रूनो ने उसका समर्थन किया था। ठीक है, तो ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, पहले ऐसे ही था। ईसाई लोग जो थे वो चर्च में जो उनके धर्म गुरु थे जो वो कह देते थे उसी बात को माना जाता था। अगर उन्होंने ये कह दिया पृथ्वी सेंटर में है बाकी सब ग्रह चक्कर लगाते हैं तो बस उसी बात को माना जाता था। अगर इसके अलावा कोई और मत दे दिया जाता तो फिर या तो उनको जला दिया जाता था या उनको कहा जाता था कि आप अपना मत वापस लें। ठीक है, जो नहीं लेते थे फिर उनके साथ ऐसा ही होता था। ठीक है, इसके बाद थे उनकी टोल्मी की कोपरनिक्स जो थे वो पोलैंड के रहने वाले थे। ये क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, पोलैंड के रहने वाले थे ये। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी on the revolution of celestial body, on the revolution of celestial body। ठीक है, कोपरनिक्स के बाद आए थे केपलर। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया था कि कोपरनिक्स के सिद्धांत को इन्होंने जो हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया था, ठीक है, उसको प्रमाणित ही किया था इन्होंने भी। केपलर जो थे वो जर्मनी के थे। इन्होंने कॉस्मोग्राफी बुक लिखी थी। ठीक है, इनकी बुक थी कॉस्मोग्राफी। ठीक है, इन्होंने कोपरनिक्स के सिद्धांत को प्रमाणित किया था। ठीक है, प्रमाणित किया था कोपरनिक्स के सिद्धांत पे ही इन्होंने प्रभाव डाला था कि हाँ ये जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ विज्ञान के क्षेत्र में पढ़े जिनमें टोल्मी पढ़ा, कोपरनिक्स पढ़ा, केपलर पढ़ा, ये आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। न्यूटन को पढ़ेंगे अभी तो, और इसके बाद थे गैलीलियो। ठीक है, 4th नंबर पर आए गैलीलियो। ये थे इटालियन। ठीक है, इनसे पहले वैसे तो दूरबीन का आविष्कार हो गया था, लेकिन इनको मेन इसलिए बोला जाता है कि इन्होंने क्या किया था कि दूरबीन की आवर्धन जो क्षमता थी, आवर्धन क्षमता कितने गुना बढ़ा दी थी? 30 गुना बढ़ा दी थी इन्होंने। ठीक है, पेंडुलम का आविष्कार किया इन्होंने। पेंडुलम का आविष्कार, और जब इन्होंने दूरबीन की आवर्धन क्षमता बढ़ा दी थी 30 गुना, तो फिर उसके बाद जो था जो कोपरनिक्स का जो सिद्धांत था उसको मानना वो ज्यादा थोड़ा आसान हो गया था, क्योंकि अब ये देख पाते थे, उस चीज को नोट कर पाते थे। ठीक है, तो इन्होंने भी अपने इस आविष्कार से क्या किया था कि कोपरनिक्स के सिद्धांत को प्रमाणिकता दी थी। इसके अलावा इनकी बुक भी थी
1610 में सीडेरिव नोटिस, ठीक है, 1610 में इन्होंने लिखी थी सीडेरिव नोटिस। इसके बाद आए थे न्यूटन, ठीक है, प्रिंसिपिया ठीक है, इनकी बुक थी, जिन्होंने इसमें बल और गति के नियम दिए थे। ग्रेविटेशन का नियम भी इन्होंने दिया था न्यूटन ने, ठीक है। उसके बाद एटलस मर्केटर, इन्होंने एटलस बनाया, ठीक है। उसके बाद एनेक्सिमेंडर थे, एनेक्सामेंडर, ठीक है, इन्होंने एनेक्सामेंडर ने दुनिया का मानचित्र बनाया था। ठीक है, तो ये जो हमारे 6-7 जो हुए, ठीक है, तो इनमें हमने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने जो काम किया, ठीक है, और जो बुक्स लिखी, ठीक है, और किसने क्या आविष्कार किया और क्या नियम दिए वो हमने यहाँ पे पढ़े, ठीक है। इसके बाद हम शरीर विज्ञान के क्षेत्र में जो पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा वो हम देखेंगे, और भी विज्ञान के क्षेत्र में कई कार्य हुए शरीर विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। शरीर विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, क्या खोजें हुई, क्या किताबें लिखी गई, ठीक है। तो सबसे पहले थे विलियम हार्वे, इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र का नियम दिया था, रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है, ये बताया इन्होंने, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, ऑन द मोशन ऑफ हार्ट एंड ब्लड, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है, ठीक है, ऑन द मोशन ऑफ हार्ट एंड ब्लड, ये इनकी बुक थी, ठीक है, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इसके अलावा माइकल सर्वेंटिस, ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये थे स्पेनिश चिकित्सक थे, ये कहाँ के, स्पेनिश चिकित्सक, ठीक है। इनकी बुक थी एसर्स कंसर्निंग द ट्रिनिटी, एसर्स कंसर्निंग द ट्रिनिटी। ये बुक्स अच्छे से याद कर लेना, कई बार बुक पूछ लेते हैं कि ये बुक किसकी है, ठीक है, या पूछ लेते हैं ये कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का सिद्धांत किसने दिया था, विलियम हार्वे ने, ठीक है, ठीक है। इसको कहते हैं एसर्स कंसर्निंग द ट्रिनिटी है, ये है फुफ्फुसीय जो होती है परिसंचरण का सिद्धांत दिया था, फुफ्फुसीय परिसंचरण का सिद्धांत, इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय परिसंचरण का सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं फैक्ट लिखा रही हूँ, ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं लिखवा रही हूँ। जो फैक्ट होते हैं वो सीधे के सीधे उठाए जाते हैं, या तो उन्हीं से 2-3 लाइनें बना दी जाती हैं, उनमें सत्य असत्य पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक इनसे बाहर तो कुछ आने से रहा, ठीक है। और बाकी तो पढ़ने का कोई अंत नहीं है, कोई एंड भी नहीं है, जितना मर्जी पढ़ लो, ठीक है, कोई भी बुक से पढ़ लो, ठीक है। तो ये आपके रिवीजन के हिसाब से भी सही रहेगा, शॉर्ट में है बने हुए सब कुछ, रीडिंग करना भी आसान रहता है, और
लर्न तो यही करने हैं, बाकी समझने की बात है तो वो आप एक दो रीडिंग करते हो तो आपको वो टॉपिक समझ में आ जाता है। समझ में आने के बाद जैसे आप मान लो आप पुनर्जागरण के बारे में आपने किसी बुक में डिटेल में पढ़ा, तो फैक्ट ही लर्न तो क्या करने होते हैं, फैक्ट ही करने होते हैं, तो आप फैक्ट फैक्ट के हिसाब से लर्न कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आए थे बेसिलियस, थर्ड नंबर पर है बेसिलियस। इन्होंने मानव शरीर की बनावट का पूरा विश्लेषण किया था कि मानव की बनावट कैसे होती है। ठीक है, ये ब्रुसेल्स नीदरलैंड के रहने वाले थे, ब्रुसेल्स नीदरलैंड लैंड। ठीक है, इन्होंने बताया था मानव शरीर का, मानव शरीर की बनावट का विश्लेषण किया। ठीक है, और इनकी एक बुक भी है, 7 बुक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, 7 बुक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, 7 बुक्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये इनकी बुक है। इनको आधुनिक मानव शरीर शास्त्र का जनक भी कहते हैं। ठीक है, बेसिलियस को पहले आप ये नोट कर लीजिए, इनके बारे में एक दो पॉइंट है, फिर मैं आगे आपको नोट करवा देती हूँ। आप इतना नोट कर लीजिए पहले या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ हम बेसिलियस के बारे में पढ़ रहे थे, आगे भी हम बेसिलियस के बारे में पढ़ेंगे, एक दो पॉइंट जो रह गए हैं। बेसिलियस, बेसिलियस कहाँ के, ब्रुसेल्स नीदरलैंड के ये रहने वाले थे। ठीक है, इनको आधुनिक मानव शरीर शास्त्र का जनक, आधुनिक मानव शरीर शास्त्र का जनक कहते हैं। ठीक है, इन्होंने अनुसंधान के आधार पर, अनुसंधानों के आधार पर पहली बार मानव शरीर की बनावट का वर्णन किया या अध्ययन किया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा, नहीं अभी रुको, कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने की थी, खोज हेलमोट ने की थी। ठीक है, ये छोटे छोटे कुछ और भी खोज हुई थी, वो आप नोट कर लीजिए, विज्ञान के क्षेत्र से ही है, ये हेलमोट ने की थी। इसके अलावा रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने हुक का नियम दिया था, हुक का नियम ये दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। ठीक है, ये सबसे छोटा नियम है। ठीक है, हुक का नियम भौतिक का सबसे छोटा नियम है ये। ठीक है, हुक का जो नियम है वो है भौतिक का सबसे छोटा नियम। कौन सा है, रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया हुआ हुक का नियम। ठीक है, इसके अलावा ग्रिगोरियन कैलेंडर, पोप ग्रिगोरी थर्ड का। ठीक है, यहां नोट कर देते हैं हम, यहां पोप ग्रिगोरी 13 ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर। ठीक है, इसके अलावा
रॉयल सोसाइटी के संस्थापक थे रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट रॉयल जो थे, रॉयल सोसाइटी के संस्थापक, ठीक है, ये थे। तो ये इसी के साथ हमारा विज्ञान के क्षेत्र में जो पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा वो हमने पढ़ा यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम संगीत कला के क्षेत्र में और स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।